आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लास्ट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और बड़ी मजे मजे की बातें इसमें भी आप लोगों के साथ शेयर होने जा रही हैं। सबसे पहले देखो एंटीडस पढ़ाते हुए मुझे आयनाइजेशन एनर्जी कैसे पढ़ानी है, वो नहीं जो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। नॉट लाइक दैट। अरे यार, मौलवियों को इस तरह अक्सर सुना होगा आप लोगों ने बोलते हुए, तो आप लोगों को भी तो रटा इसी तरह लगाते हो। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे हो यार, एंटीडस पढ़ते हुए यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू लर्न द थिंग्स स्मार्टली, क्रिटिकली एंड ऑफ कोर्स कनिंग होकर थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। तो आइए ज़रा देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से। द मिनिमम एनर्जी, एक तो ये पॉइंट है, मिनिमम एनर्जी है, रिक्वायर्ड है यानी कि एब्जॉर्ब होगी, ये याद रख लीजिएगा। अब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है। एब्जॉर्ब का मतलब कोई आपसे कहे कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो आप लोगों ने कहना है कि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ओके, मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, ये मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल। तो ये भी याद रख लीजिएगा, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। जनाबे वाली बड़ी सिंपल सी बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है यानी कि एब्जॉर्ब हो रही है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन, और मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का आइसोलेटेड गैशियस एटम, यानी कि सेपरेट एटम होना चाहिए, सिंगल एटम। आइसोलेटेड का मतलब है सिंगल एटम, जिसकी किसी और के साथ कोई भी अट्रैक्शन ना हो। इलेक्ट्रॉन एटम को अलहदा करने का क्या पर्पज़ है, ये भी आपको बताता हूँ अभी। गैशियस एटम टू फॉर्म कैटाइन, कैटाइन बनाने के लिए इस कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि अब ये सारे पॉइंट्स बन गए। मिनिमम एनर्जी है, रिक्वायर्ड होती है लूज इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आइसोलेटेड गैशियस एटम, और कैटाइन बनाने के लिए, तो ये हमारे पास है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, आइसोलेटेड गैशियस एटम इन ग्राउंड स्टेट, एक और पॉइंट भी बन रहा है, इन ग्राउंड स्टेट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज मीन बाय दिस, इन ग्राउंड स्टेट, कि इलेक्ट्रॉन पहले से एक्साइटेड ना हो, इलेक्ट्रॉन पहले से एक्साइटेड ना हो। तो क्या मैंने बोला, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इन ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये सारी चीज़ें सीखें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ हाइड्रोजन एटम्स का एटम अकेला ना होता, बॉन्ड बने हुए होते, तो मैं अगर इसको एनर्जी देता तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बजाय, ये क्यू का मतलब है हीट एनर्जी, ठीक है, मैं अगर इसको एनर्जी देता तो ये इसके पहले बॉन्ड ब्रेक करने में बिजी हो जाती, इलेक्ट्रॉन तो निकालती ना, मुझे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू आइसोलेट द एटम्स फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आयोडीन की बात करता हूँ, आयोडीन अगर सॉलिड स्टेट में होता, मैं इसको हीट देता, सबसे पहले ये सॉलिड से लिक्विड और गैशियस स्टेट में आता है, क्योंकि पहले एनर्जी फेस चेंज करती, गैशियस स्टेट में आने के बाद आयोनाइजेशन होती। तो इट मीन्स दैट कि मुझे गैशियस स्टेट भी कंफर्म चाहिए, मुझे ग्राउंड स्टेट का एटम भी चाहिए। ये नहीं है कि हाइड्रोजन एटम का पहले से ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाने की एनर्जी होती है। तो इन्फिनिटी तक ले जाने से पहले अगर वो एक्साइट हुआ हुआ है तो ऑफ कोर्स वो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहला सकेगी। तो दिस इज़ द ड्रॉबैक। ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। लो जी, एग्जाम्पल्स आ गई, हाइड्रोजन को हीट दी और हाइड्रोजन का गैशियस एटम गैशियस कैटाइन में कन्वर्ट हो गया बाय द लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और ये प्लस 13.315 किलो जल पर मोल इसकी एनर्जी। कोई भी आपसे आयनाइजेशन एनर्जी की बात करे, आयनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम याद रख लीजिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ability to get ionized, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब इसके यूनिट्स भी याद रख लीजिएगा, एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। दो तरह के यूनिट्स होते हैं बेटा, अगर तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की टर्म में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट बनेगा, और अगर आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में देखोगे तो किलो जाउल पर मोल। तो ये दो इसके यूनिट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी आ जाता है और इसमें किलो जॉल पर मोल भी आ जाता है। ये दोनों यूनिट्स हैं
और इसका स्टैंडर्ड यूनिट किलो जूल पर मोल कंसिडर किया जाता है और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी बात आपको मैंने बता दी। इसी तरह जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, जो बात समझाई है आयनाइजेशन एनर्जी की थी, बाकी और ढेर सारी एग्जांपल है जो अभी हम पढ़ते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की भी बात हो जाए, आप देखिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में वो क्या कहता है कि मिनिमम एनर्जी रिलीज्ड, अब यहाँ पे रिलीज के साथ साथ एब्जॉर्ब भी आ गया, यानी कि ये दो पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट बनेंगे। बच्चा समझता है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सिर्फ एक्सो होगी एंडो की बजाय, लेकिन बेटा मैं क्लियर लिख रहा हूँ कि एक्सो एंड एंडो दोनों होती हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के हवाले से होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के हवाले से हम लोग कहें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की मेजरमेंट के लिए एक रिडक्शन को करवाया जा रहा होगा, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयनाइजेशन के लिए ऑक्सीडेशन हो रही होगी, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है एमडी कैट के हवाले से। ऑक्सीडेशन हो रही होगी यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज रिलेटेड विद द रिडक्शन। व्हेन आप लोगों को वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करो आउटर मोस्ट शेल में आइसोलेटेड गैशियस एटम के, और बनाओ यूनी और मल्टी नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइन, तो ये कहलाती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यानी कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करके नेगेटिव आयन्स बनाने के दौरान जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, उस रिलीज या एब्जॉर्ब होने वाली एनर्जी को क्या कहा जाता है? यस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखें, ऑक्सीजन का गैशियस एटम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो -141 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। अभी आपको डायग्रामेटिकली कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं एनर्जी रिलीज कैसे होती है। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया है यूनि नेगेटिव आयन को डाई नेगेटिव आयन बनाने के लिए, तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। तो ये बात ज़हन में रख लीजिएगा कि फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो जनरली नेगेटिव होती है विद फ्यू एक्सेप्शंस। सेकंड और ऑनवर्ड उससे आगे वाली जितनी भी हैं ये पॉजिटिव होती है। तो ये एक तो ये पॉइंट आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है, इसको ज़हन में रख लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी समझाता हूं। समझ आ गई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी? अब डायग्रामेटिकली ज़रा समझिएगा क्या तरीका लगाऊं ऐसा कि तुम्हारे जहन में नक्श हो जाए। आइए ज़रा बताता हूँ। ये मैंने बना दिया बेटा एक न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के गिर्द मैंने बना दिया एक शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स रिवॉल्व कर रहा होगा। ये रहा इलेक्ट्रॉन। ये इस वक्त En के साथ शो कर रहा हूं, यानी कि वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कंसिडर करेंगे आप इसको। और ये एक पड़ा हुआ है आपके पास ई इन्फिनिटी, यानी कि इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, जो कि मैक्सिमम एनर्जी होती है। इन्फिनिटी एनर्जी लेवल। तो एक वैलेंस शेल है और एक इन्फिनिटी। अब आप मुझे बताएं, वैलेंस शेल लो एनर्जी का होगा एज कंपेयर टू इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, तो मैं कह देता हूँ ये हाई एनर्जी का। बड़ी मज़ेदार बात है, ये आपको समझ भी आएगी। तो वैलेंस शेल लो एनर्जी का, इन्फिनिटी एनर्जी लेवल हाई एनर्जी का। वैलेंस शेल लो एनर्जी का, इन्फिनिटी एनर्जी लेवल हाई एनर्जी का। वैलेंस शेल लो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को उठाकर हाई एनर्जी इन्फिनिटी एनर्जी लेवल पर लेकर के जाना है। एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू बोह्स मॉडल? ऑफ कोर्स एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, एब्जॉर्ब होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस इन्फिनिटी एनर्जी लेवल पर जाना चाहता है तो इसके दरमियान ये जितना भी एनर्जी का गैप होगा डेल्टा ई, जो कि ई इन्फिनिटी माइनस ई एन से कैलकुलेट किया जाएगा, इस एनर्जी गैप को आप लोग बोलोगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। और हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी बोहर में ऐसे ही कैलकुलेट की गई थी, और याद रख लीजिएगा इसका साइन पॉजिटिव होगा और ये एंडो होगी, यानी कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी का नाम होगा इसके साथ। अब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से अगर वापस इसी वैलेंस शेल में लेकर के आना है तो फिर वही बात, यहां का ये जो इलेक्ट्रॉन पहले लो एनर्जी से हाई में जा रहा है तो एब्जॉर्ब्ड होगी एनर्जी, और अगर हाई से लो में आ रहा है तो यहां पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज्ड। आप कहेंगे सर आपने तो एब्जॉर्ब भी लिख दिया है,
वो भी आपको बताता हूँ कि जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज पूरे के पूरे एनाइन पर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सेकेंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन उस नेगेटिव चार्ज से रिपेल हो रहा होता है, इस रिपल्जन की वजह से एनर्जी रिलीज होने की बजाय एब्जॉर्ब हो जाती है। तो बेटा यही वही एनर्जी गैप इस वक्त इन्फिनिटी और ई एन वाला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगा। तो अब आप लोगों को पता है यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। इलेक्ट्रॉन को जाते हुए तो बड़ी आसानी के साथ एनर्जी देंगे तो वो चला जाएगा, लेकिन जब वो वापस आ रहा होगा ना तो उसको कुछ डिफिकल्टी होगी। क्या डिफिकल्टी होगी कि पहले से पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को पुश करते होंगे, धकेल रहे होंगे, बाहर को भेज रहे होंगे, उसको आसानी से ऐड नहीं होने देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन अगर ऐड होना चाहता है और आगे से उसको रिपल्जन होती है, उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए वो जबरदस्ती धक्का लगाकर जब अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड भी होगी। हाई से लो में आ रहा है, रिलीज करके तो आ रहा है, लेकिन आगे से रिपल्जन अगर है तो रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी। उस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी को ऑफ कोर्स हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं, जो कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बिल्कुल पॉजिटिव हो जाती है। क्या मतलब? यानी कि मैं अपने बच्चों को बड़े मज़ेदार सी एक बात बता देना चाहता हूं, जो कि मैं लिखूंगा इस हाईलाइटेड पोर्शन में। बड़ी तवज्जो से समझिएगा, लाख रुपए की बात है ये, कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेसिकली एक नेट वैल्यू होती है। किसकी नेट वैल्यू आइए देखते हैं कि एनर्जी रिलीज्ड जो कि इलेक्ट्रॉन ने करनी है प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब्ड जो उसने एब्जॉर्ब करनी है। क्या मतलब? रिलीज करेगा जब डी एक्साइट होगा, तो डी एक्साइटेशन में वो एनर्जी को रिलीज करेगा। एब्जॉर्ब कब करेगा? जब रिपल्जन ओवरकम करनी होगी। जब रिपल्जन ओवरकम करनी होगी तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस मिलकर के क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो हमें नेट वैल्यू मिलती है रिलीज्ड फॉर्म के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। बेटा ये जो मैंने बात बताई है ना, ये भूलनी नहीं है, ये आगे एक्सेप्शंस में जाके एप्लीकेबल होगी ढेर सारी। तो जी डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स बिल्कुल सेम हैं, एक ही तरह से वो इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। आसान तरीके से अब आपको फटाफट ये बता देता हूँ। एटम का साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशनशिप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सबसे लार्ज साइज सीजियम का, उससे स्मॉल रुबिडियम का, उससे स्मॉल पोटेशियम का, उससे स्मॉल सोडियम का, उससे स्मॉल लिथियम का। तो जैसे जैसे लेफ़्ट टू द राइट जाएंगे, पीरियोडिक में ट्रेंड भी डिस्कस करूंगा, यानी कि इसमें इस ऑर्डर में मैं अगर लेफ्ट टू द राइट जा रहा हूँ, पीरियोडिक की बात नहीं कर रहा हूँ, इस ऑर्डर में लेफ्ट टू द राइट जा रहा हूँ, तो सीजियम का लार्ज साइज़ है। जितना साइज़ लार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाएगा और ऑफ कोर्स उसको इन्फिनिटी तक पहुंचाना आसान होगा। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर एक तो न्यूक्लियस का होल्ड भी कम है, जिसको न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, द अट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो अगला फैक्टर वही है, न्यूक्लियर चार्ज का आयनाइजेशन एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जिसका जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। ये अलॉन्ग द जो है वो पीरियड्स बात एप्लीकेबल होती है, जिस तरह मैं कहता हूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो बेटा देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बढ़ते चले जा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज का और आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट है, और आयनाइजेशन एनर्जी का एटॉमिक साइज के साथ इन्वर्स से आगे आता है शील्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज शील्डिंग इफेक्ट? द पुश ऑफ नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जितने भी शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मिलकर जब आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को धकेलना शुरू कर देते हैं, तो इस धक्के का क्या नाम है? शील्डिंग इफेक्ट। इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसको इंटरवेनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इंटरवेनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इंटरवेनिंग इफेक्ट।
अब आप खुद सोचें कि एक ऑर्बिटल, एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है आउटर शेल में, और अंदर यहाँ के शेल के इलेक्ट्रॉन्स अगर पुश स्टार्ट कर देंगे, धक्के मारने शुरू कर देंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से एटॉमिक साइज बढ़ता है, और जैसे ही एटॉमिक साइज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या याद रख लीजिएगा, शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। ये बात जहन में अच्छे तरीके से रखिएगा। ओके, सो नाउ ऑर्बिटल नेचर, ये 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से इफेक्ट करती है ऑर्बिटल की नेचर। इसके ऊपर भी आप लोगों को बताता हूं। S, P, D, F न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब तरीन कौन सा ऑर्बिटल होता है? S। तो एक इलेक्ट्रॉन जब S ऑर्बिटल में से रिमूव करना होगा तो उसके लिए हाई एनर्जी होगी, तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? S की। पोटेंशियल एनर्जी S की कम होती है न्यूक्लियस के करीब होने के लिए, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी है। समझ रहे हो बात को? और ये गलती मत कीजिएगा, बच्चे से पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर एटॉमिक ऑर्बिटल, वो जेन में रख लेता है, सिर्फ एनर्जी आयोनाइजेशन भूल जाता है और वो F ऑर्बिटल को ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए सिलेक्ट कर लेता है। नहीं, एनर्जी F की ज़्यादा है, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूवल की बात हो रही है तो S की ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियस के करीब होने की वजह से उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ F लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन आसान है इसमें से निकालना। ये जो 4 फैक्टर्स हैं, इसमें से मैंने अभी ऑर्बिटल नेचर का आधा बताया, बाकी आधा भी आपको बता दूं कि आपको फील्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, फील्ड ऑर्बिटल। उसके बाद हाफ फील्ड में भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू फील्ड कम चाहिए। और उसके बाद पार्शियली फील्ड के लिए लीस्ट एनर्जी चाहिए। तो ये ऑर्डर आप लोगों ने नहीं भूलना। तो फील्ड के लिए मैक्स आयोनाइजेशन एनर्जी, पार्शियली फील्ड के लिए मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। बड़े काम की चीज़ें आने जा रही हैं, तैयार रहिएगा समझने के लिए। इसके अलावा जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज होती है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज के अंदर हम लोग वैलेंसी का पता चला सकते हैं, और वैसे भी आप लोगों को ये बात पता है अच्छे तरीके से कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद सेकंड हमेशा ज़्यादा, थर्ड और ज़्यादा, और फोर्थ और ज़्यादा। तो ये भी आप लोगों ने ऑर्डर हमेशा याद रख लेना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से हमेशा सेकंड ज़्यादा, सेकंड से थर्ड और ज़्यादा, और थर्ड से फोर्थ और भी ज़्यादा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज वैलेंसी के बारे में कैसे बताती हैं, ये भी अब आपको बता दो। व्हाट इज वैलेंसी? सबसे पहले तो वैलेंसी को समझो। आम अल्फाज में बात करूं तो वैलेंसी है जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। आसान हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल जो है ये वैलेंसी है। आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कैसे पता चलेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी में कैसे बताएगी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद? बता दूं, देखो, आपने जब भी किसी भी एक ही शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है फर्स्ट, जितनी एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड है ना, सेकंड भी अगर उसी शेल से निकालोगे तो एनर्जी डबल चाहिए होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरे पर, बाकी रिमेनिंग पर न्यूक्लियस का होल्ड बढ़ जाता है। उसी शेल में से तीसरा निकालोगे तो तकरीबन 3 गुना हो जाएगी। उसी शेल में से चौथा निकालोगे तो 4 गुना हो जाएगी। यानी कि एक ही शेल से अगला, दूसरा, तीसरा, चौथा इलेक्ट्रॉन निकलने पर एनर्जी डबल, ट्रिपल या 4 टाइम्स बढ़ेगी। लेकिन अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकला है एक एनर्जी 500 पर और दूसरा निकला है 1000 पर, तो समझ जाओ उसी शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला है। पहला अगर 500 पर निकला और दूसरा 5000 पर निकल रहा है, ह्यूज गैप between two consecutive ionization energies. Huge gap between two consecutive ionization energies will tell you that you are removing the previous electron from another shell and the next electron from the other shell. यानी कि शेल चेंज हो गया, न्यूक्लियस के करीब आ गया, अट्रैक्शन बढ़ गई, अच्छी खासी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो सेकंड अगर काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट के साथ गैप के साथ मौजूद है तो समझ जाओ आउटर शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है
और इसी तरह अगर सेकंड और थर्ड के दरमियान गैप ज़्यादा है तो समझ जाओ आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड और फोर्थ में गैप ज़्यादा है तो समझ जाओ कि थर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये 3 एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखी है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। आइए ज़रा समझाता हूँ जनाब, बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये 3। सोडियम की अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो 2, 8 एंड 1, 11 इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ठीक है जी, 2, 8, 1। अब ये जैसे इसका आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो 495 किलोजूल पर मोल पे जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जब केटाइन बन जाएगा तो रिमेनिंग देखो 10 इलेक्ट्रॉन वाली नियॉन के जैसी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। नोबल गैसेस की सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, इसीलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखो आपको 4562 एनर्जी चाहिए। तो समझ जाएं कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल का मतलब है वैलेंसी सोडियम की क्या होगी, 1 होगी। तो ये सिंपल सा तरीका। अब देखो मैग्नीशियम की पहले 738, आपकी टेक्स्ट बुक की वैल्यू 738, लेकिन चले इसको हम लोग 738 ही लिख देते हैं, टेक्स्ट बुक के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 38 ही बन रही है। ये फर्स्ट। सेकंड के लिए देखो तो 1450.5 या 6 यानी कि 51 बन सकती है। अब 7 का डबल 14 यानी कि पहले के बाद दूसरी अप्रॉक्सीमेटली डबल है। जैसे ही मैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की तरफ जाता हूँ 7730, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड के दरमियान गैप था, यहाँ पे सेकंड और थर्ड के दरमियान गैप है। तो समझ जाएं कि इस मैग्नीशियम के आउटर शेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल का मतलब इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3। एल्यूमिनियम के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जनाब एल्यूमिनियम का जा रहा है 577 पे, सेकंड जा रहा है 1816 पे, तो इतना ज़्यादा ह्यूज गैप देखने को नहीं मिला। तीसरा जा रहा है 2744 पे, तो ये भी तकरीबन उससे थोड़ा बड़ा। लेकिन जैसे ही आप देखें 2744 से 11000 पे गए, ह्यूज गैप, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूज गैप। तो यहाँ पे अब ह्यूज गैप है थर्ड और फोर्थ के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, समझ जाओ कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों ने रिमूव किए हैं ये एक ही शेल से किए हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। So this is the story about the conjunctive ionization energies which will tell you about the valency of an atom। अब ये बात आप लोगों को बड़ी मैंने आसान तरीके से समझा दी, इसकी प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ। मैग्नीशियम की एग्जांपल मैंने आप लोगों को अभी बता दी है, तो आप लोगों के सामने मौजूद है कि 2, 8 और 2 कॉन्फ़िगरेशन थी। पहला निकलेगा 738 पर, दूसरा भी उसी शेल में पड़ा हुआ निकलेगा 1451। जैसे ही वो 2 निकलेंगे नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और फिर तीसरे के लिए हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी दे रहा हूँ, फर्स्ट वाली दे रहा हूँ, सेकंड वाली दे रहा हूँ, थर्ड वाली दे रहा हूँ और फोर्थ वाली दे रहा हूँ, और आप लोग मुझे बताएंगे वैलेंसी क्या होनी चाहिए। 500 किलोजूल पर मोल, 1200 किलोजूल पर मोल, उसके बाद 1800 किलोजूल पर मोल एंड 9000 किलोजूल पर मोल। आप कहेंगे सर ये 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के हैं क्योंकि इनकी एनर्जीज में कोई ह्यूज गैप नहीं है। ये वाला इनर शेल का इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है सर ये जो आपने क्वेश्चन दिया इसमें वैलेंसी कितनी बनेगी, 3। गॉट इट, समझ उम्मीद है आप लोगों को आ गई होगी। ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी का बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सा है, इसको याद रखिएगा। वैसे तो ट्रेंड्स मैंने जाके उधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करना है, लेकिन अभी यहाँ पे बता देता हूँ कि टॉप टू द बॉटम मैं कह रहा हूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। रीजन भला क्या है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, सिंपल। लेफ्ट टू द राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। आपको पता है लेफ्ट टू द राइट जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है। मैं आपको ये भी मज़ेदार बात बता दूं, शील्डिंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। शील्डिंग इफेक्ट कभी भी इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल पे डिपेंड नहीं करता, शील्डिंग इफेक्ट हमेशा नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड करता है। तो टॉप टू द बॉटम आते हुए एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या आ जाएगी, डिक्रीज। तो ये तो था आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से एक पीरियोडिक ट्रेंड, इसका जनरल सा। अब इसके अंदर इस जनरल पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि आप लोगों को
सिखानी है। ट्रेंड तो हो गया डिस्कस, टॉप टू द बॉटम इंक्रीज, लेफ्ट टू द राइट डिक्रीज। अब बात करनी है हम लोगों ने एक्सेप्शंस की। बिफोर दिस के मैं एक्सेप्शंस करवाऊँ आपको, ये आप लोगों ने चंद एक पॉइंट्स हैं, ये जहन में रख लेना, ये पेपर में अक्सर सवाल आता है। आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट किसके केस में होता है? नोबल गैसेस। हाई नॉन मेटल्स के केस में होती है, मॉडरेट मेटलॉइड्स के केस में होती है, लो मेटल्स के केस में होती है, और लोएस्ट वेरी गुड मेटल्स के केस में होती है, या वेरी गुड जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो ये भी याद रख लीजिएगा, लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी के साथ गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये भी सवाल आ सकता है। ये आगे रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये सारे मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाके आपको पढ़ाऊंगा। और कुछ ना सही, ये 3 तो ज़रूर याद रखिएगा, बल्कि 4, हाईएस्ट, मॉडरेट, हाई एंड लो, ये 4 आपको ज़रूर याद रखने चाहिए कि हाईएस्ट फॉर नोबल गैसेस एंड हाई फॉर नॉन मेटल्स, मॉडरेट फॉर मेटलॉइड्स एंड लो फॉर मेटल्स। यानी कि आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी की मदद से टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे ये कोई कहे कि लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है मेटल्स और राइट साइड पे पड़े हुए नॉन मेटल्स, कौन से टाइप के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, कौन से आएगी? तो मेटल्स के केस में मैं कह देता हूँ कि लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, तो लेफ्ट पे लो आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी और राइट पे हाई आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी। गॉट इट नाउ? लो बेटा, ये कुछ पैरामीटर्स थे, ये कुछ फैक्टर्स थे जो आयनाइजेशन एनर्जी के हवाले से मैंने बताए। अब मेरा जो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा ना, वो आप लोगों को कुछ एक्सेप्शंस या डिस्क्रिपेंसीज आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हवाले से है वो, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों से करूंगा। तो मैं नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ एक्सेप्शंस की एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, ताकि आप लोग सेपरेट वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सको, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी और बोरिंग ना हो। एंड उम्मीद है कि बोरिंग नहीं होगी। मैंने आप लोगों को जिस तरह सिखाया आप लोगों ने बड़े गौर से इसको समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो काइंडली वॉच नेक्स्ट वीडियो। बाय।